नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मंत्रिपरिषद की बैठक रखी गई है, जहां पर पश्चात ने पीसीबी की और साथ ही बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। जहां पर आपको बताते चले कि मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो लगातार जारी है। बैठक में कई अहम जो निर्णय हैं वो भी यहां पर लिए गए और तमाम तरह की जानकारियों को भी साझा किया गया है। आपको बताते चले कि मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो आयोजित की गई है। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। हमारी 2022-23 तक परियोजना के अंदर मुख्य नहर बहजोई शाखा एवं प्रणाली तथा चंदौसी शाखा के किलोमीटर 0 से और किलोमीटर 6 तक का सफल परीक्षण संचालन 3 बार किया जा चुका है। मध्य नहर गंगा परियोजना द्वितीय चरण के परियोजना पूर्ण होने से जनपद अमरोहा मुरादाबाद संभल के 1850 ग्रामों को 4,10,348 कृषक लाभ प्राप्त करेंगे और कुल 1,46,532 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। ये मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के परियोजना में जनपद अमरोहा मुरादाबाद संभल के 1850 ग्रामों के 4,10,348 कृषक लाभान्वित होंगे तथा कुल 1,46,532 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी। परियोजना का जो लाभ प्राप्त करेंगे जनपद अमरोहा मुरादाबाद और संभल के 11 जो डार्क जोन के विकास खंडों में भूजल रिचार्ज सामान्य होने में मदद मिलेगी। दूसरी परियोजना हमारी है ललितपुर में भौरट बांध परियोजना। ये भौरट बांध परियोजना है ललितपुर की भौरट बांध। ये द्वितीय पुनर्रक्षित लागत है इसका 1,237.2501 करोड़ के व्यय के प्रस्तावित है, स्वीकृति प्रदान की गई। ये ललितपुर के तहसील महरौनी विकासखंड में ग्राम भैराघाट के समीप जामनी नदी पर पूर्व में जामनी बांध निर्मित है, जिसकी बांधपुर रजवाहा की नहर प्रणाली की टेल में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस नहर प्रणाली में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने जाने हेतु जामनी बांध के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित बोरन बांध का निर्माणाधीन है। ये बोरन बांध की कुल लंबाई 4.720 किलोमीटर है। अधिकतम ऊंचाई इसका 22.8 मीटर है। ये बांध के कुल भंडारण क्षमता है 45.080 MCM है और ये 16,000 हेक्टेयर यानी 9,000 हेक्टेयर खरीफ में और 7,000 हेक्टेयर रबी में और 33 ग्रामों में इसका लाभ मिलेगा और 8200 कृषक इसका लाभ प्राप्त करेंगे और 1 MCM पेयजल उपलब्ध होगा, जिसमें लगभग 20,000 लोग आबादी हमारी लाभ प्राप्त करेगी। तीसरा है केन बेतवा। केन बेतवा के लिंक परियोजना के अंतर्गत एक केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार की परियोजना है। इसकी लागत 1,191 करोड़ की है। व्यय प्रस्तावित स्वीकृति प्रदान की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत ये संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के भारत प्राय द्वीपीय घटक के 16 लिंक परियोजना में से प्रथम परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना सिंचाई और जल विद्युत और पेयजल आपूर्ति लाभों वाली उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना में केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में प्रवाहित करने के लिए लिंक चैनल द्वारा दोनों नदियों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार ने इनको 22/3/2001 को समूहित ज्ञापन एवं हस्ताक्षरित किया गया है और अनुमोदित किया गया है भारत सरकार द्वारा और जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदियों के गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा ये हमें 46,605 करोड़ का अनुमोदन निर्गत किया गया है। अनुमोदित केन बेतवा लिंक परियोजना के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों में प्रथम कार्य केन नहर प्रणाली पुनरुद्धार
पुनरुद्धार कार्य की परियोजना के परियोजना प्राकलन लागत 1191 करोड़ का अनुमोदन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के द्वारा किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश भी सरकार ने व्यय समिति के बैठक में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। अब बुंदेलखंड में जनपद बांदा के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र हमारा जो है 87,784 हेक्टेयर के अतिरिक्त और 89,191 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद बांदा में केन नहर प्रणाली से इस परियोजना से कुल 1,66,975 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा लगभग 1,60,000 किसानों को इससे लाभ प्राप्त होगा। ये हमारी महत्वपूर्ण 3 परियोजना थी जो आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। माननीय धर्मपाल जी से अनुरोध करेंगे, एक विषय बहुत इम्पोर्टेंट खासतौर से आज वो मंत्रिपरिषद से अनुमोदन मिला है। धर्मपाल जी, प्रदेश में परा शिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार करने के संबंध में आज निर्णय लिया गया है। पैरावेट्स द्वारा पूरे विश्व में महान महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। उत्तर प्रदेश में पशु शिक्षकों की कमी है, उनकी पूर्ति के लिए हम ये लाए हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार 190.19 लाख गौवंशीय पशु है, 330.16 लाख मैंसवंश, 144.80 लाख बकरी, 9.84 लाख भेड़। ये जो पैरावेट्स हैं, इनसे माइनर वेटरनरी सर्विस जिसमें टीकाकरण, घाव की पट्टी तथा प्राथमिक उपचार आदि कार्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स पशु शिक्षा एवं देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा वहाँ पशु शिक्षकों की संख्या सीमित है। देश में पशु शिक्षकों की संख्या केवल 34,500 है। उत्तर प्रदेश में ये संख्या 8,193 पशु शिक्षक उपलब्ध है, जो काफी कम है। उक्त दृष्टिगत पशु शिक्षकों के क्षेत्र में पैरावेट्स के द्वारा कुछ निर्धारित कार्य पशु शिक्षा के क्षेत्र में कराए जा रहे हैं और उसके द्वारा माइनर वेटरनरी सर्विस, जिनमें मैंने अभी बताया देखभाल, पर्यवेक्षण आदि कराया जाता है। पैरावेट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पशु चिकित्सा सेवाओं के कार्यों हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में पैरावेट कार्मिकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जैसे अपर्याप्त प्रशिक्षण, सीमित संसाधन आदि का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाने हेतु पैरावेट के प्रशिक्षण एवं कौशल में निरंतर वृद्धि की महती आवश्यकता है, परंतु इनके पर्याप्त प्रशिक्षण हेतु सीमित संसाधन है। संप्रति देश में पशु शिक्षा एवं पशु अनुसंधान के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण कार्यरत एकमात्र विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु शिक्षा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा है। उसके अतिरिक्त आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
मेरठ के घटक रूप में पशु शिक्षा महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश में पशु शिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार किए जाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसमें निजी क्षेत्रों में भी पराग चिकित्सा के पाठ्यक्रमों को संचालन हो सकेगा एवं संबंध में पाठ्यक्रम संचालन संस्थाओं में एक रूपता एवं मानक निर्धारण करते हुए संस्थाओं की संबद्धता तथा मान्यता के संबंध में सम्यक निर्णय लिया जा सकेगा। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष सचिव पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति द्वारा सुप्रेक्षित आख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पशु शिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स संचालन की नीति तैयार की गई है। इससे जो समस्या आती थी डॉक्टरों की वो हल हो जाए। थैंक यू। नई संस्थान प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाए। मैंने एक है आपका, बहुत ज्यादा एक है वो बात है, ये तुमको बोल रहा। श्री नितिन अग्रवाल जी, शीरा नीति के बारे में जो इस बार मंत्रिपरिषद के द्वारा जो एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, शीरा नीति के बारे में हमारे पास जो लिस्ट आई थी पूरी कर ठीक। आज माननीय मंत्री परिषद में उत्तर प्रदेश 2024-25 की शीरा नीति पे अपना अनुमोदन प्रदान किया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नई शीरा नीति आज अनुमोदित हुई है। हम 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर जो शीरा वर्ष होता है उसको हम 1 नवंबर से शुरू होता है, वो 31 अक्टूबर को वो शीरा वर्ष खत्म होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में देसी मदिरा के लिए शीरे का निर्धारण होता है, रिजर्वेशन होता है। और इस वर्ष भी शीरा नीति में हमने देसी मदिरा के लिए 19% शीरे का रिजर्वेशन शीरा नीति में आज अनुमोदित हुआ है, जो हम लोग डिस्टरीज को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं और वो उस शीरे से देसी मदिरा का प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि आबकारी टोटल राजस्व में देसी मदिरा का प्रतिशत 46% है, एक बड़ा चंक देसी मदिरा से आता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग शीरा उपलब्ध कराएं उन सभी प्लांट्स को। इसी की तरह जितनी भी और छोटी लघु आधारित इकाइयां हैं जिनको शीरे की आवश्यकता होती है, उन सभी इकाइयों में भी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 के तहत हम लोग ने व्यवस्था करी है। इसके साथ ही साथ चीनी मिल द्वारा जो शीरे की बिक्री होती है उसमें 20 रुपये प्रति कुंटल की दर से विनियामक शुल्क का भुगतान का भी शीरा नीति में प्रावधान किया गया है, जो सीधे प्रदेश सरकार को वो भुगतान वो करेंगे। तो इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह पिछले वर्ष भी 19% का हम लोगों ने रिजर्वेशन किया था। इस वर्ष भी हम लोग 19% का रिजर्वेशन लेकर शीरा नीति में लेकर आए हैं और आज माननीय मंत्री परिषद ने इस शीरा नीति को अनुमोदित किया है। विनिमय शुल्क है, देखिए, जो कि हम लोग अपने अधिकारी लगाते हैं, चीनी मिलों में आबकारी विभाग के अधिकारी लगते हैं और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। तो एक विनिमय शुल्क हम लोग चीनी मिलों से लेते हैं उस शीरे पे, तो वो 20 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। 19% ही था पिछले साल भी, आज साल भी 19% ही रखा है। नहीं, बढ़ाया नहीं गया, उतना ही है, उतना ही 20 रुपये था, 20 रुपये कुंटल। धन्यवाद। किशन जी, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023
के प्रख्यापित होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 निराशित हो गया। अतः जो उस समय ट्रांसफर नीति थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सहायता प्राप्त महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए 2005 की, वह स्वतः समाप्त हो गई। तो नई नियमावली की आवश्यकता थी। अतः वो नई नियमावली इस बार लाई गई है, जिसको कहा गया उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024। और इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, सिर्फ उतना बदलाव हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और खासतौर से महिलाएं जब अपने गृह जनपद से बहुत दूर जाती हैं या दिव्यांग लोग बहुत दूर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो जो 5 वर्ष मिनिमम उस विद्यालय में महाविद्यालय में सेवा की आवश्यकता थी उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। ये उसमें बदलाव है। बाकी जस की प्रसूति नियमावली है सबके लिए है, लेकिन उनको कंसीडर करके 3 वर्ष सबके लिए कर दिया। हाँ, 3 वर्ष बाद, अभी तक 5 वर्ष बाद होता था, अब उसकी जगह 3 वर्ष बाद हुआ है। 3 वर्ष मिनिमम 3 वर्ष महिलाओं के लिए उनको कंसीडर क्यों किया गया, एक प्रश्न आया था। तो प्रश्न में ये कहा कि क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी है, नियम यूनिफॉर्म होता है, इसलिए उसमें 3 वर्ष सबके लिए कर दिया, उनको लाभ मिल जाएगा। 3 वर्ष तक तो महिलाओं का कोई भाई, कोई पिता, कोई उनका वहां पे एडजस्ट कर सकता है। 5 वर्ष एक लंबा समय था। ये एक तो ये हमारा प्रस्ताव था। दूसरा, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन लाया गया है। अभी तक ये जितने भी सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी लॉ, इसके अंतर्गत जो संस्थाएं होती थी वह हमारे यहाँ आवेदन करती थी, चाहे प्रदेश में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। लेकिन जो किसी और स्टेट से ऐसी संस्थाएं हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, तो उनको अवसर प्रदान करने के लिए अब ये हो गया कि यदि किसी और प्रदेश में भी वो रजिस्टर्ड हैं वहां के नियमावली के अनुसार, तो और वहां पर शिक्षण संस्थाएं चलाती हैं, तो उनको भी यहाँ अवसर मिल जाएगा। ये उनको सुविधा हो गई। और अभी जो हमारी नई नीति आई थी उसमें विदेशी विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित किया गया है। तो ये यूजीसी ने नियम बनाया है, एक प्रख्यापन किया है, विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कैंपस की स्थापना और संचालन विनियम 2023। इसके अकॉर्डिंग जितने भी होंगे उनको भी यहाँ पे अवसर मिल जाएगा। दूसरा ये प्रस्ताव था। तीसरा, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, लखनऊ में परिसर स्थापना के हेतु निश्चित भूमि उपलब्ध कराने के लिए। अभी तक ये प्राइवेट एक जगह बिल्डिंग में चलाते थे और इन्होंने भूमि की आवश्यकता को महसूस किया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ये चकरौली, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर उसको उपलब्ध कराया गया है। 2.3239 हेक्टेयर, और इसका जो भी सर्किल रेट से 4 गुना मूल्य जो था उसके, और मालगुजारी 34, मतलब ये था 9,29,56,000, और मालगुजारी था 34,858। ये प्रतिवर्ष बताया गया था। इसको हम शिक्षा विभाग लेगा और शिक्षा विभाग उनको लीज पर देगा। ये प्रस्ताव है। ये 3 प्रस्ताव बड़े महत्वपूर्ण। जी हाँ, इससे लाभ होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, चंदौली है इसका जगह का नाम, चकरौली, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ। नहीं, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अभी तक एक परिसर में चलाते थे किराए पर लेकर। इनको उसका विस्तार देना है और विस्तार से लाभ होगा यहाँ के छात्रों को
जो विदेश में विदेशी भाषा सीख के वहां से जो काम करना चाहते हैं या यहाँ पर कोई ऐसी संस्थान है जिनमें विदेशी भाषा की आवश्यकता होती है, तो 2-2.5 हजार स्टूडेंट्स को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वो उनको भूमि उपलब्ध करा के उनका परिसर खोला जाएगा। अभी तक किराए के मतलब हाँ एग्जिस्ट करता है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन वहाँ अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं को ही ज्ञान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्याय जी। आज की मंत्रिपरिषद के में जो बिंदु संख्या 5 था, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेशक प्रोत्साहन नीति 2023, ये 1/11/2023 को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नीति आई थी, जिसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। जो रिजर्व बैंक की परिभाषा थी और अभी तक भारत सरकार के द्वारा जो ले रखी, उसमें एफडीआई की परिभाषा का मतलब यह है कि जो इक्विटी विदेश से सीधे सीधे किसी भी कंपनी की हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आती है, लेकिन आज जो संशोधन है तो वो हमने फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको किया है। उसमें ये तो जरूरी है कि कम से कम 10% इक्विटी हो। अब हमने इक्विटी के साथ साथ उसमें डिवेंचर को और लोन को भी उसमें अलाउ किया है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, स्टैंड बाई लेटर्स ऑफ द क्रेडिट, डिवेंचर एक्सेट्रा को भी उसमें अलाउ कर दिया। जो लोन, यानी कि अभी तक केवल एफडीआई वो थी जो कंपनी के पास अपनी इक्विटी होती थी, लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम निवेश को बढ़ावा देने के लिए ज्यादातर कंपनी अपने बिजनेस को फैलाने के लिए हर तरह से बाहर से लोन भी लेती हैं और हर प्रकार से पैसा मैनेज करती हैं, तो वो भी हमने अलाउ कर दिया। इक्विटी केवल 10% रह गई। अगर वो उसकी कंपनी के पास अपनी 10% इक्विटी होगी और प्लस 90% इस प्रकार का उसने व्यवस्था कर रखी होगी, तो हम उसको भी इस तरीके से अलाउ करेंगे और उसको फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप से जाना जाएगा और उसको भी हम बेनिफिट्स देंगे। ये हमने एक अमेंडमेंट लाए। नहीं, अब जो जाना जाएगा वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियां के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 निर्गत की गई थी पहले, लेकिन अब जो है वो एक्सटर्नल जो हमने अलाउ किया है, फॉरेन स्टैंड बाई क्रेडिट, डिवेंचर, जो लोन एक्सेट्रा वो कर दिया है। यानी अब हम उसको फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप से जानेंगे। वो एफडीआई, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस एफडीआई के बारे में अलग है, भारत सरकार का अलग है, तो हमने उत्तर प्रदेश में अपनी जो नीति बनाई है उसमें फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया है ताकि वो दायरा उसका बढ़ जाए। वो तो वहीं आपको बताते चले कि प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का कुंभ नगरी में प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस क्रम में रविवार को महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का नाम नगर जो है वो प्रवेश पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। योगी सरकार के दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित महाकुंभ के आयोजन के संकल्प की झलक भी नगर प्रवेश यात्रा में स्पष्ट दिखी। त्रिवेणी के तट पर लगने जा रहे आस्था के महासमागम प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए अखाड़ों का कुंभ नगरी में जमघट होना शुरू हो गया है। सन्यासियों के श्री पंचदशनाम अखाड़े ने कुंभ नगरी में पूरे राजसी वैभव के साथ में प्रवेश किया है और शहर के बाहर रामापुर गांव के हनुमान मंदिर से अपने रमता पंच के साथ अखाड़े के सन्यासियों और महाआत्माओं की भव्य नगर प्रवेश यात्रा शुरू हुई है, जिसका समापन शहर में जूना अखाड़े के मौजगिरी आश्रम में हुआ। नगर प्रवेश यात्रा के मार्ग में अखाड़े के महात्माओं का जगह जगह पर कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से फूलों से स्वागत किया गया। चांदी के सिंहासन में सवार अखाड़ों के महामंडलेश्वर पर मार्ग में स्थानीय जनता ने पुष्प वर्षा की। साथ ही अखाड़ों के साधु संत अब यही प्रवास करेंगे। 14 दिसंबर को जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में अखाड़े का
कुंभ क्षेत्र में प्रवेश होगा। नगर प्रवेश यात्रा के सकुशल समापन के लिए महाकुंभ प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी महिला सुरक्षा के पर्यवेक्षण और एसीपी महिला सुरक्षा के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत आपको बताते चले कि कमिश्नरेट के कई थानों में महिला बीट अधिकारियों द्वारा स्थानीय महिलाओं को महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों द्वारा कई पुलिस कम्युनिटी प्रोग्राम आयोजित भी करते हुए कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं और बच्चियों को पोस्को एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी दी गई है एवं लैंगिक अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया। महिला सुरक्षा टीम द्वारा महिलाओं को मिशन शक्ति के पंपलेट वितरित किए गए। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 साइबर हेल्पलाइन नंबर आपको बताते चले कि एक हेल्पलाइन नंबर 1930 आपातकालीन सेवा 112 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और वन स्टॉप सेंटर नंबर 181 के बारे में जानकारी दी गई। इस अभियान के दौरान महिलाओं को समझाया गया कि वे कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज पर होने वाले लैंगिक अपराध या फिर घरेलू हिंसा के अपराध को चुपचाप बर्दाश्त न करें। लास्ट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।